नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं कोई खबर बताने नहीं आया हूँ। आज तो जो कुछ पिछले 3-4 दिन से हंगामा मचा हुआ है उसकी समीक्षा करना चाहते हैं। और हंगामा क्या है? आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कभी नरेंद्र मोदी की एकदम नज़दीकी रही उनका गुणगान करने वाली पत्रकार मधु किश्वार और जयपुर की एक महिला कार्यकर्ता सीमा गोविंद, इन दो के बयानों ने हंगामा मचा रखा है। हालांकि जो स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो तो ये बात को पिछले लंबे समय से कह रहे हैं, लेकिन देखिए, शायद हिंदुस्तान में पहली बार जो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है, अभी हटे नहीं है, उन पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा खिंचा हुआ है। कोई बोलने को तैयार नहीं है, चर्चा करने को तैयार नहीं है। हाँ, कुछ अंधभक्त जरूर हैं जो लगातार माँ बहन की गालियाँ लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री पर इतने गंभीर आरोप और उसके बाद भी पार्टी की ओर से कोई जवाब ना आना क्या कहता है। आज हम आरोप लगाने वालों को भी कटघरे में खड़ा करेंगे कि उनके पास क्या प्रमाण है जो आप प्रधानमंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आज हम उस महिला को की भी बात करेंगे जिसका ये कहना है कि राजनीति में महिलाओं का रास्ता नेताओं के बेडरूम से होकर गुजरता है। क्या सबूत है उनके पास? क्या केवल कह देना? उन्हें देश के एक बड़े प्रतिष्ठित भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण सिंह पर जो आरोप लगाए हैं, हम वो भी सुनवाएंगे और उनसे सबूत मांगने की कोशिश भी करेंगे। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी हैं, उनसे भी हम समीक्षा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बताता हूं कि मोदी नामा यानी मोदी की प्रशंसा करने वाली पत्रकार मधु किश्वार ने एक ट्वीट किया, आज से 4-5 दिन पहले किया, और उस ट्वीट के बाद पूरा सोशल मीडिया उस ट्वीट को लेके बैठ गया। वो मोदी विरोधियों को तो मसाला मिल गया, करेंगे ही वो। लेकिन आज हम समीक्षा इस बात की इसलिए कर रहे हैं, भाजपा में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? संघ में इतना सन्नाटा क्यों है? आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? ये करा कौन रहा है? तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले वो ट्वीट ज़्यादातर लोग देख चुके हैं। उस ट्वीट में उन्होंने यही कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के चरित्र को लेकर गंदी गंदी बातें मधु किश्वार ने लिखी हैं। हम उस पर नहीं जा रहे हैं। फिलहाल हम आपको मधु किश्वार का नया वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी घिर गए हैं चारों ओर से, वो जो धर्मांतरण करने वाले उनके साथ हो गए हैं, उन्हें वो जो कितना हूर मिलती हैं, 72 हूरें मिल जाएंगी उनको, कुछ भी। मधु किश्वार का एक नया वीडियो जो बेहद चर्चा में है, पहले वो सुनवाता हूँ। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को फंसाने वाले नरेंद्र मोदी अब खुद अपने जाल में फंस गए हैं। सुनिए। वाह मोदी जी वाह, एप्स्टीन लिस्ट में आपका और आपके चहेते मंत्री के नाम का खुलासा हुआ। आपके करीबी उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम आया, जिसके फलस्वरूप आपकी चारों तरफ से अच्छी धुनाई हो रही है। उसके जवाब में आप कन्वर्जन माफिया द्वारा थोपे गए ड्रकोनियन पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी हमारे पूजनीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी की करवाते हैं, और वह भी एक जाने माने क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर की झूठी और बकवास कंप्लेंट पर। तरस आता है मोदी जी आपकी दुर्गति देखकर। आज आपको सड़क छाप क्रिमिनल्स का सहारा लेकर अपना बचाव करना पड़ रहा है, और या फिर आपके खरीदे हुए मीडिया कर्मी मजबूरी में आपके बचाव में अंट-शंट बक देते हैं। कोई भी सम्मानजनक व्यक्ति आपके साथ आज के दिन खड़ा होने को तैयार नहीं है। आप एक के बाद एक ब्लंडर्स किए जा रहे हैं। क्या आपको ये उम्मीद है कि यदि आप सनातन धर्म के सबसे निडर और निष्पाप गुरु को कुचल डालेंगे तो कन्वर्जन माफिया आपके दुष्कर्मों के फल से आपको बचा लेगा?
इतनी भारी पाप की गठरी लेकर तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा मोदी जी। क्या 72 हूरों के पास जाने का इंतजाम कर रहे हैं आप? तो ये मैंने आपको मधु किस्वार का सुनाया, ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए, ये वो ही मधु किस्वार है जिसने मोदी नामा लिखा, जो मोदी की प्रशंसा करने में थकती नहीं थी। अब मैं आपको जयपुर की जो सीमा गोविंद हैं, इनके बारे में पहले बता दूं कि इनका ये कहना है कि जबरन उन्हें बीजेपी की राजनीति में लाया गया और उसके बाद में तमाम सारी गंदगी उन्हें अपनी आंखों से देखी और वे राजनीति छोड़ के बाहर आई। इन्हें यह भी कहा है कि कल्याण सिंह जो राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल थे, उन्होंने भी उनसे एक गलत डिमांड की थी। तमाम सारी बातें हैं, 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन सुनना ज़रूर चाहिए एक बार। हालांकि हम इनसे सबूत मांगेंगे कि भाई आपके पास प्रमाण क्या है, पहले इनका वीडियो सुन लीजिए आप। कहा जाता है कि राजनीति में महिलाओं का रास्ता नेताओं के बिस्तर से होकर निकलता है। ये बिल्कुल सच बात है और आज मैं बहुत सारे खुलासे करूंगी, अपने जीवन से रिलेटेड भी करूंगी। और अभी जो मधु किश्वर हैं वो आरोप लगा रही हैं, मोदी नामा जिन्होंने लिखी है उनकी बायोग्राफी लिखी है, जो जिसकी बायोग्राफी लिखता है तो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके अंदर तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसको पता होता है। तो आज वो इस बात को खुलासे कर रही हैं कि ऐसा है, तो मैं समझती हूँ कुछ ना कुछ सच ही होगा उसमें, गलत तो वो नहीं बोलेंगी। और उनके साहस को भी प्रणाम करती हूँ कि इतना बड़ा साहस उन्होंने किया, पर पता नहीं वो इतनी लेट क्यों बता रही हैं, कोई मजबूरी रही होगी उनकी। मैं 2009-10 में जब अपने स्कूल और कॉलेज चलाया करती थी, तो जब कभी सिटी में कोई प्रोग्राम होता था, कोई आया है, तो मुझे वक्ता के तौर पर लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था। एक बार महिला दिवस का कार्यक्रम था, मंत्री भी आए हुए थे और मुझे मुख्य वक्ता के तौर पर वहाँ बुलाया था। मैं वहाँ गई, मैंने अपना लेक्चर दिया। उसके बाद जिन्होंने ये आयोजन किया था उनको उस मंत्री ने फ़ोन करके बोला कि एक बार हमारी उन मैडम से मीटिंग करा दो, हम उनको राजनीति में लाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कैसे बात बनेगी। मैं गई, बात की और उन्होंने मुझे राजनीति में एंट्री कराई और एक अच्छा पद दिया। मैं 1 साल ही टिक पाई वहाँ पर, क्योंकि जो अंदर के हालात थे, जो अंदर औरतों की स्थिति थी, वो देखकर मेरा मन पूरी तरीके से ख़राब हो गया। और ये सच बात है कि 90% महिलाएं जो है इसी रास्ते से होकर वहाँ पहुँचती हैं। 10% महिलाएं सिर्फ वो हैं जो कि या तो बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई हुई होती हैं मजबूत, या फिर जनता का उनके पास इतना बड़ा समर्थन होता है तब वो वहाँ पहुँचती हैं। 1 साल में मैंने देखा, मैं नीचे से लेकर ऊपर तक हर नेता से मिली, लेकिन सबका एक ही चीज़, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। आपके पास क्या है देने के लिए? काबिलियत नहीं चाहिए किसी को आपकी भाई। महिला पार्टी ऑफिस में एक बार 2 महिलाएं बात कर रही हैं, दोनों पार्षद हैं, एक को टिकट दे दिया, दूसरे को नहीं दिया। जिसको नहीं दिया वो कह रही है कि और क्या करूं, सब तो कपड़े खोल दिए, सब तो दे दिया, फिर भी टिकट नहीं दी। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। हमने कहा कि आप इस बलबूते पर राजनीति में आएंगी? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या सोचती हो, तुम अपनी काबिलियत के दम पे ऊपर पहुंचोगी? और उनकी बात सच साबित निकली। मैं जहां कहीं भी जाऊं मुझसे सिर्फ एक ही डिमांड हो। हमने कहा ये तो मेरे बस की बात कभी नहीं है भाई, ऐसी राजनीति को प्रणाम करती हूँ भाई, रखो अपने पास। और मैंने 1 साल के बाद वो राजनीति छोड़ दी, लेकिन 1 साल में मैंने बहुत कुछ अंदर गंदगी देखी। और ये हर पार्टी का हाल है, कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। लेकिन ये सच बात है कि जो धर्म ध्वजा का इतना बड़ा काम कर रही है ना, जितनी धर्माधिकारी उतनी बड़ी व्यभिचारी। उनका सिर्फ एक चेहरा है, अंदर बहुत गंदगी है सबके। मेरा कॉलेज का काम था और कॉलेज का काम यहाँ जो गवर्नर थे उस समय पे, अब वो नहीं है, कल्याण सिंह, उनसे मैं मिली उस कॉलेज के काम के लिए। उन्होंने तो सीधा मुझसे एकदम से, जैसे कहते हैं कि ना, ये दो और ये लो। हमने कहा ये क्या तरीका है भाई? और उन्होंने मेरा काम नहीं किया। जब मैंने मना कर दिया कि मैं ये तो नहीं कर पाऊंगी कैसे भी, तो उन्होंने मेरे कॉलेज में 10 कमियां निकाल दी। अब मुझे पता था कि ये नहीं चलने देंगे। आखिरकार मैंने वो कॉलेज बंद कर दिया। तो ये यहाँ की एक सड़ी हुई राजनीति का हिस्सा है। लेकिन मैं फिर भी उन महिलाओं से ये कहूँगी कि भाई
आप इतनी महत्वाकांक्षी कैसे हो सकती हो कि आपके पास जो अपनी सबसे अनमोल चीज़ होती है आप उसी को दांव पर लगा देती हो। यहाँ सारे पुरुष ही गलत नहीं है कि भाई सारे जो है सारा दोष जो है आदमियों का है, औरतें तो बहुत अच्छी धुली हुई हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि औरतें ऐसी हैं तभी वो ऐसा हो रहा है, वो करती हैं ऐसा, कंप्रोमाइज़ करती हैं तभी तो आपको कंप्रोमाइज़ करने की क्या ज़रूरत है? हो रहा है तो ठीक है, नहीं बैठो अपने घर पर। लेकिन ये सच है 90% के साथ महिलाओं के साथ यही हो रहा है। अभी और खुलासे होंगे इस चीज़ पर तो आगे चीज़ें आएंगी। लेकिन 4 चीज़ें मैं अपनी सारी बहनों से कहूँगी कि तू रजिया बन, तू दुर्गा बन, तू कभी न बिन कपड़ों वाली बन। तेरे बदन पे मरते लोग, तू उस बदन की रखवाली बन। तू हर घर की इज्जत और आन है, तू नहीं अय्याश मर्दों की शान है। तू पैसे पर मत नाच, तू पैसा बरसाने वाली देवी बन। नाचना बुरी बात नहीं है, वो भी एक कला है, पर तू अय्याश मर्दों को, जल्लादों को नचाने वाली बन। मैंने आपको मधु का भी सुनवा दिया, मैंने सीमा को भी सुनवा दिया। अब एक फेसबुक पोस्ट भी हमारे संज्ञान में आई है। ये है मध्य प्रदेश के रिटायर बड़े IRS ऑफिसर जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर रहे इनकम टैक्स के, बेहद ईमानदार अधिकारी हैं, गांधीवादी हैं, और इनका नाम है RK पालीवाल। इन्होंने अपने फेसबुक पेज पे आज जो लिखा है वो भी आपको पढ़ना चाहिए। इन्होंने जो लिखा है मैं पढ़ के बताता हूँ। इन्होंने लिखा है कि पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री के चरित्र पर संगीन आरोप। इन्होंने आगे लिखा है, याद नहीं पड़ता कि किसी जीवित प्रधानमंत्री पर पद पर रहते हुए उनके चरित्र पर इतने संगीन आरोप लगे हों, और वह भी उनके विरोधियों से अधिक उनके अपने दल के प्रमुख लोगों की तरफ से, जिसमें पूर्व मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ नेता, पत्रकार मधु किश्वार आदि शामिल हैं। देश के बाहर एप्स्टीन फाइल और देश के अंदर अपने दल के नेताओं द्वारा संगीन आरोपों पर न सरकारी स्तर पर कोई प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई, न प्रधानमंत्री की तरफ से कोई मानहानि मुकदमा या जवाब संदेह को और अधिक गहराता है। चाल चरित्र की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और RSS का मौन भी आश्चर्यचकित करता है। ये छोटा अधिकारी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले रिटायर हुए हैं RK पालीवाल साहब। इनने कहा है कि हमें तो आश्चर्य हो रहा है, और यही बात आज हम अपने चैनल से भी बोल रहे हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई हमारे प्रधानमंत्री पर, क्योंकि प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री पर यदि कोई आरोप लगा रहा है तो उसे सबूत देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मधु किश्वार जी आपको सबूत देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। हालांकि अब मधु किश्वार एक तरह से रक्षात्मक खेल रही हैं। वो लगातार अपने ट्वीट कर रही हैं कि उन्हें मावेन की गालियां दी जा रही हैं, उनका मोबाइल नंबर वायरल कर दिया गया है। निश्चित तौर पे आप प्रधानमंत्री पर आरोप लगाएंगे तो उनके लोग आपको गालियाँ ही निकालेंगे, कोई आपको माला लेके तो आएंगे नहीं। लेकिन आप प्रमाण दीजिए ना, जो बातें आपने कही हैं। आप यदि मान लीजिए प्रेस को नहीं दे सकती तो कोर्ट में प्रमाण दीजिए, कोई दस्तावेज जारी करिए, क्योंकि पूरा देश ये बात कह रहा है कि आपने बात कही है, हमने सुन ली आपकी बात। सोशल मीडिया पे भी अब मैंने पढ़ा है। लेकिन आप बताइए तो कि इसके प्रमाण क्या हैं आपके पास। अब आप कहते हो कि एक दिन आएगा जब स्मृति नाम का बम फटेगा। अरे वो जब फटेगा स्मृति ईरानी अपना खुद कर लेंगी। आप तो बताइए कि आप जो आरोप लगा रही हैं उसके क्या प्रमाण हैं। और इसी प्रकार से मैं सीमा गोविंद से भी कहता हूं कि अब जब एक महान नेता जो राम मंदिर आंदोलन का प्रेरणा रहा है, जब वो स्वर्ग सिधार गया, तब आप आरोप लगा रही हैं कल्याण सिंह जी पर। यदि आपकी हिम्मत थी तो उसी समय क्यों नहीं लगाए आपने आरोप? इतने दिन बाद क्यों आप खामोश रहीं? सवाल तो पूछा जाएगा सीमा गोविंद से भी। यदि उनके पास कोई प्रमाण है तो उन्हें भी जारी करना चाहिए। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या पार्टी ने कोई ऐसी रणनीति बनाई है? अच्छा, ये पूरा मामला के पीछे दिमाग किसका है? टाइमिंग देखिए आप, युद्ध चल रहा है, हमें एक बड़े एकजुट होकर इस संकट का सामना करना है। पूरा देश एकजुट होकर जब संकट का सामना करना हो, तब प्रधानमंत्री को अपने आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या कोई विदेशी ताकतें करा रही हैं?
कौन है इसके पीछे, दिमाग किसका है? बहुत सारे सवाल दिमाग में चलते हैं जब हम अकेले बैठते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारे नरेंद्र मोदी जी पे कौन करा रहा है ये? क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी इतने गिरे हुए थे? यदि इतने गिरे हुए थे तो उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बड़ा ऐसी कई बातें हैं जो दिमाग में आती हैं। चलिए हम चलते हैं रिजवान अहमद सिद्दीकी जी और उनसे समझते हैं कि वो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं। रिजवान भाई, आपका स्वागत है। भूमिका थोड़ी लंबी हो गई और कुछ वीडियो भी दिखाने पड़े, लेकिन आज मैं पूछता हूँ, आपको क्या लगता है वाकई नरेंद्र मोदी जी पे जो आरोप लग रहे हैं, तो प्रमाण तो कोई है नहीं, और बगैर प्रमाण के जो भी आरोप होते हैं हम उन्हें खारिज ही करते हैं। ये आरोप राजनीति के द्वेष से लगाए जा रहे हैं, कुछ सच्चाई है, और इसकी टाइमिंग को लेके क्या कहेंगे? धन्यवाद रविंद्र भाई। पीछे एक कैंपेन चला था मी टू, याद होगा आपको। उसमें एक मंत्री निपट गए थे। इसमें एक मंत्री निपट गए थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उस मी टू की तरह क्या ही उसका दूसरा संस्करण ये फिर एक बार आ गया है। अच्छा, मीटू का दूसरा संस्करण है। इसका कोई नाम नहीं है। अब इसका आगे चल के नाम आएगा, इसलिए कि वो मी टू तो विदेश से शुरू हुआ था, ये देश की धरती से शुरू हुए, तो इसलिए अब इसका भी कोई नाम आएगा। इसका MSS नाम रख सकते हैं, मधु सीमा स्वामी जी। तो ये अगर हम दो लोगों की बात करें जो अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री हैं दिल्ली के, और दूसरा सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार आरोप लगाते रहे हैं प्रधानमंत्री पर, और कपिल मिश्रा ने तो बाकायदा दिल्ली की विधानसभा में सीडी का भी दावा किया था। बहुत तरह की बातें की थी उन्होंने, और बहुत कुछ कहा था। वो पूरे देश ने लाइव देखा था उसको, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री मौन थे, तब भी उस तरफ से कोई बहुत प्रतिक्रिया नहीं आई थी। ऐसा लगता था जैसे प्रधानमंत्री ने हिदायत दे दी है कि किसी को इस मामले में कुछ भी नहीं कहना। चूँकि प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब लोगों की आन बान शान है, और हमारे देश की प्रतिष्ठा का मसला है, चरित्र का मई मसला है, और पार्टी विद डिफरेंस का भी मसला है, तो कहीं ना कहीं इस पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं और इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मधु किश्वर बहुत कुछ कह रही हैं, मधु किश्वर कहना क्या चाहती हैं, जैसे हम कभी कभी कहते हैं कभी कह क्या रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा। वो दो चीज़ों की धारा बह रही है उनकी। एक और वो नाराज है नरेंद्र मोदी के चरित्र को लेके, दूसरा वो पाले में खड़ी हुई हैं शंकराचार्य जी के साथ जाके। उनने तो एक नई घोषणा भी कर दी, आज मैं अपने दर्शकों को बता दूं। उनने, वो आदेश तिवारी जी अच्छे पत्रकार हैं, उनसे बातचीत में उन्होंने घोषणा कर दी है कि मैं अपनी सारी संपत्ति शंकराचार्य जी के नाम करती हूँ। जी, तो लगभग 75 साल की उम्र है उनकी, वरिष्ठ हैं। कानूनी लड़ाई से लेकर मीडिया तक सब कुछ में उन्होंने अंधभक्ति की सीमा तक जाकर प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने समर्थन किया। किसी भी कीमत पर गई, ना वहाँ उन्हें महिला की अस्मिता समझ में आई, ना वहाँ किसी तरह की प्रताड़ना समझ में आई, और उन्होंने बाकायदा किताब भी लिख दी। लेकिन इतने बरस बाद किताब जिसके लिए लिखी उसको भेजी भी नहीं, बिना दस्तखत के भेज दी, उनका ये भी कहना है। तो ये कहना क्या चाहती हैं यही नहीं समझ में आया। किताब लिखी थी, जब आपको असलियत, अगर उनके आपके तथाकथित रूप से असलियत मालूम हो गई थी, तो आपको फिर वो किताब पब्लिश ही नहीं करनी चाहिए थी। क्यों पब्लिश की आपने वो किताब? और जब पब्लिश की, जिसके लिए की थी, आप उसी की बात नहीं कर रहे। अब इतने साल बाद, 2014 के आसपास की बात है, आप इतने साल बाद चरित्रहनन करने पर उतारू हैं, तो कौन आपकी बात को मानेगा, कैसे मानेगा? क्या सबूत है आपके पास? सबूत है तो लाइए। आप और कितना इंतज़ार करेंगे? 2014 से 2026 तक तो देश ने इंतज़ार कर लिया। देखिए रिजवान भाई, बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ। जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसा ही सीन बनता जा रहा है जैसा मनमोहन सिंह जी को कुर्सी से हटाने के लिए बना था। उस वक्त 2.25 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उस समय वो आ गए थे अपने नाना जी, क्या नाम है उनका, जो एक अन्ना जी आ गए थे, और अन्ना जी एक नए गांधी के रूप में उभरे। कुल मिला के एक ऐसा 2.25 लाख करोड़ का हुआ खड़ा किया। बेशक मनमोहन सिंह जी कुर्सी से हट गए, पर वो कभी प्रूफ नहीं हो पाया कि 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार हुआ। वो सरकार, क्या बिल्कुल वैसा ही कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा नरेंद्र मोदी के खिलाफ? पहले भ्रष्टाचार की बात की गई, अब चरित्रहीन की बात की जा रही है। कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है। और इसका अन्ना कौन है? देखिए, तब की और अब की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। इन पन्नों के अन्ना तो कोई होंगे। तब की और अब की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। तब मीडिया कथित रूप से बड़ा आज़ाद सा था, लेकिन
अब बताइए, मधुकेश्वर ने इतनी गंभीर गंभीर आरोप लगाए, सब कुछ लगाया, कोई डिस्कस नहीं कर रहा, मीडिया में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो क्या बल्कि गालियां दे रही है। चित्रा त्रिपाठी ने तो मधुकेश्वर को कुछ उल्टा सीधा लिख दिया है। बिल्कुल, तो वही ये एक सन्नाटा भी है, और या फिर आप एंटी खड़े हो जाता, किसी की आप आवाज़ ही किसी को आप उठाने नहीं देना चाहते। लेकिन जिस तरह से ये सब कुछ चल रहा है, जाहिर है अंदर खाने में सही चल रहा है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी वही हैं, सीमा गोविंद अगर कोई बात कर रही हैं तो वो भी वहीं से आई हैं। तो ये जो है अंदर से ही लोग निकल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे नेताओं पर चारित्रिक रूप से बहुत गंभीर आरोप पीछे भी लगे हैं, और कई ऐसे तो लोग कांग्रेस ही तो कांग्रेस में लगते थे। जी। आप सत्ता में रहेंगे तो ये मक्खियां तो भिनभिनाएंगी चारों तरफ। राम रहीम को जिस तरह से बाहर बार बार निकाल दिया जाता है, बड़ी एक सरकारी योजना का, देखिए कांग्रेस ने भी कोई कम कुकर्म नहीं की है। कांग्रेस शासन काल में भी अपन ने देखा कि वो एक युवती को उसमें तंदूर में भून दिया था, जिंदा शायद पर, या काट के भुना। क्या क्या नहीं किया कांग्रेस ने भी साहब। तो जो सत्ता में रहता है वो सत्ता के साथ बुराइयां जो आती हैं। लेकिन इत्तेफाक यही है रविंद्र भाई कि वो जिन्होंने किया था ये नैना साहनी कांड, उनके भाई अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सांसद बन गए राज्यसभा के। तो ये सब चीज़ें तो राजनीति में है। हम तो कह रहे हैं ना, सत्ता के साथ बुराइयां आती हैं। बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है, और इस पे जवाब देना चाहिए, जवाब आना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ ट्रोल हो रहा है। हो सकता है पीएम या बीजेपी ये सोच रही हो कि यार ये तो फालतू के आरोप हैं, 2 दिन बाद सब लोग भूल जाएंगे इन आरोपों को। देखिए, क्योंकि आरोपों में जब तक प्रमाण नहीं होगा, जरूरी है जवाब देना। पीएम कोई व्यक्ति नहीं है, पीएम कोई व्यक्ति, वो तो एक संस्था है। पीएम प्रधानमंत्री हैं, देश की आन बान शान है, जैसे हम पहले कहते, उस पर बात करना चाहिए। हाँ, लेकिन रविंद्र भाई, मधुकेश्वर ने जिस तरह से ये बात और जिस समय भी की है, ख़ासतौर से अब वो शंकराचार्य जी के भी समर्थन में 22 फरवरी का मुझे दिख रहा है, उन्हीं के उसमें वो ट्वीट दिख रहा है। इसके साथ साथ एक और अखबार की उन्होंने कटिंग लगाई है, वो जिसमें मुस्लिम, जो आरएसएस का मुस्लिम विचार मंच है, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको पेंशन की वकालत कर रहा है, इस तरह की चीज़ें। फिर वो कठुआ वाले मामले में प्रधानमंत्री से नाराज़ किस बात पे है, वो एक बच्ची के साथ जो बाकायदा अदालत में साबित हो गया है, वो लोगों को सज़ा भी हो गई है जिन लोगों जो उसके आरोपी थे, लेकिन उसमें भी वो उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ रही है। वो मधुकेश्वर, वही मैं कह रहा हूँ, मधुकेश्वर करना क्या चाह रही हैं, कहना क्या चाह रही हैं, यही नहीं समझ में आ रहा। भाई, लेकिन आपने देखा है राजनीति में एक गुण ये भी है कि आरोपों को नज़रअंदाज करो। एक सफल राजनेता की ये भी पहचान है, और आरोप अपने आप मर जाते हैं, खुद ही अपनी मौत मर जाते हैं। यदि आरोपों का जवाब देंगे तो वो लंबे समय तक चलेगा। हो सकता है ये रणनीति रही हो बीजेपी की, आरोपों का जवाब ही मत दो, मौन हो जाओ, ये आरोप अपनी मौत मर जाएंगे। बीजेपी में तो इस्तीफे भी नहीं होते रविंद्र भाई, वो तो राजनाथ सिंह जी ने कहा है, ऑफिशियली कहा है, और दिखता भी कि हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए। हाँ, वो दिखता भी है। और कोई भी हो, किसी पर कितने बड़े बड़े आरोप लगे हों, वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो गंगा नहा लेता है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उन पर अगर इतने गंभीर, आपका कह रहे हैं कि यदि बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं आप जवाब दो ना दो, लेकिन यदि पीएम पे आरोप लग रहे हैं उसका जवाब आना चाहिए। सीधे आरोप लगा रहे हैं, और कौन लोग लगा रहे हैं, जो आपके बहुत नजदीक रहे हैं। वो तो अभी भी बीजेपी में स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी तो आज भी बीजेपी से निष्कासित नहीं है। बिल्कुल, आपके जो बहुत नजदीक रहे हो, तो वो जो लगातार इस तरह के जब सवाल खड़ा, कपिल मिश्रा तो शामिल हो गए ना बीजेपी में, उसके बाद आरोप लगाने वाले शामिल हो गए। हो सकता है किश्वर को भी कहीं राज्यपाल बना के भेज दें। अच्छा, किश्वर का ये संभव है क्या? जैसे आपने कपिल मिश्रा को शामिल करके जो इतने गंदे आरोप मोदी जी पे लगाते थे, वो आपकी पार्टी से दिल्ली में मंत्री है, तो ऐसा तो नहीं है कि आने वाले कुछ महीनों में मधु किश्वर किसी राज्य के राज्यपाल बन जाए? देखिए, कपिल मिश्रा और मधु किशोर में एक फ़र्क है। कपिल मिश्रा जो है वो किसी और पार्टी से बीजेपी में गए हैं, लेकिन ये तो पूरे समय तक समर्थक ही रही हैं। 2014 से कह रही हैं कि उन्होंने दूरी बना ली थी। अब किस बात की दूरी बना ली, क्यों बना ली, बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की चीज़ें लेट नहीं हो गई बोलने के मामले में, बहुत लेट हो गई। अब 75 साल की उम्र में अब ये कहना, ये 10-12 साल पहले हमने दूरी बना ली, इन चीज़ों का क्या मायने है? और आज इतने दिनों वाकई बहुत लेट है। अच्छा, आप सीमा गोविंद के मामले में क्या कहेंगे? उसकी बातों से सुन के क्या लगता है आपको? उनकी भी कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन दिखता है सीमा गोविंद, जिस तरह की वो बात कर रही हैं, और वो जिस तरह की बात कर रही हैं उसमें सबसे आपत्तिजनक है कि एक महिला होकर वो ढेर सारी महिलाओं का अपमान कर रही हैं। एक नेता जो अब दिवंगत हो गया, हमने तो यार सच में बता रहा हूँ,
भाई छोटे मोटे कोई अपवाद हो सकते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की सुरक्षा को मैंने नज़दीक से देखा है। भाजपा में बहुत ध्यान रखा जाता है महिलाओं के और उनके सम्मान का। अब कोई अपवाद हो जाए किसी के कोई रिलेशन में, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हमने कई और दलों को देखा है और बीजेपी को देखा है, तो बीजेपी का महिला संगठन इसलिए मजबूत है कि तमाम सारे पुरुष महिलाओं को बिंदास भेजते हैं कि जाओ बीजेपी में काम करो, राष्ट्र के लिए काम करो, देश के लिए काम करो। तो एक जो भरोसा है, उस भरोसे को तोड़ने की कोशिश तो नहीं है, कोई षड्यंत्र तो नहीं है। देखिए, अपवाद हर जगह होते हैं, चरित्र तो व्यक्ति व्यक्ति पर वो करता है, महत्वाकांक्षाएं भी व्यक्ति व्यक्ति पर होती हैं, लेकिन आपने 90% महिलाएं इसी तरह से होती हैं, कैसे कह सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा फिगर और बहुत ही इन पे कोई शिकायत, इन पे एफआईआर हो सकती है दोनों पे? बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई। तीनों की बात कर रहा जी। हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी, मधु किश्वार और सीमा गोविंद, क्या इन पर कोई एफआईआर कहीं हो सकती है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं भी करा सकते हैं? क्योंकि इनने बीजेपी की पूरी प्रक्रिया पे वो लगाया है, मधु किश्वार ने प्रधानमंत्री पे लगाया है, और सुब्रमण्यम स्वामी तो क्या 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 नहीं बोलते हैं, उनके मुंह में तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो क्या इन पे एफआईआर नहीं हो सकती? कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी की सदस्यता तक चली गई, किसी मोदी को कहीं, किसी मोदी से की वजह से किसी व्यक्ति ने एक न्यायालय में शिकायत कर दी, एक थाने में शिकायत कर दी, हाईकोर्ट ने स्टे भी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मदद की, हाईकोर्ट तक तो मदद ही नहीं मिली। लेकिन हो सकता है ना, ये संभव है और बहुत आसान है। कानून के न्यायालय की शरण में जाकर भी किया जा सकता है और सीधे थाने में भी शिकायत की जा सकती है, एफआईआर तो हो ही सकती है। और लेकिन वही है कि इस पे सन्नाटा है। रविंद्र भाई, जो उस पर ज़रूर बात कर लेना चाहिए सीमा गोविंद के बारे में। एक आखिरी बात कि सीमा गोविंद ने जिस तरह से महिलाओं को, सियासत में वैसे ही महिलाएं कम आती हैं, अब 33% उनको अवसर भी मिलने वाला है। ज़्यादातर चाहे बीजेपी हो या कोई और भी दल हो, तो ज़्यादातर नेताओं के परिवार की महिलाएं ही पहले इसमें आई और फिर कुछ महिलाएं और बाहर निकल कर आई। तो अगर आप इस तरह से आप राजनीति में असफल हो गई, आप राजनीति में कुछ नहीं कर पाई, आप भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जुड़ी थी, आप नहीं कर पाई, तो आप सारी महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं, आप उनको इस कुंठा के साथ कहेंगे, ये उचित नहीं है, ये सर्वथा अनुचित है। और एक ऐसा व्यक्ति जो अब दुनिया में नहीं है और उस समय भी उसकी बहुत उम्र थी, आप ऐसे व्यक्ति पर इस तरह का आरोप लगा रही हैं, तो ये स्वीकार कैसे किया जा सकता है? हाँ, लेकिन चर्चा तो होती है, इसलिए कि चर्चा आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जो लोग चर्चा करते हैं, ये चर्चा तो इस पाले से ही होती है, उन पर, उनके चरित्र पर चर्चा होती है, उनकी भांजी के साथ, उनकी बहन के साथ, फोटो पर भी वो बहुत तरह की बातें करते हैं। तो ये जो राजनीति में स्तर गिर गया जी, ये लांछन लगाने का, ये कहाँ से शुरू हुआ था और किस पर आ गया, ये सब सवाल है और ये विचार आप डायरेक्ट कह रहे हो कि आपने गंदगी फेंकी और आपका ही चेहरा गंदा हो गया। वो तो होता है ना रविंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब का कहना है कि ये 3 लोगों ने जो भी आरोप लगाए हैं, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हों, सीमा गोविंद हों या मधु किश्वार हों, इन तीनों पर, क्योंकि इन तीनों ने आज तक कोई सबूत नहीं दिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चाहे तो इन तीनों पर एफआईआर कर सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री पर लगे आरोपों के बारे में साफ साफ कहना है रिजवान भाई का कि वो व्यक्ति नहीं है, वो देश का स्वाभिमान है, देश का प्राइम मिनिस्टर है। यदि उन पर टिप्पणी हुई है तो फिर सरकार की ओर से जवाब आना चाहिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।